एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अंकिता केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 4 ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको याद होगा कि प्रीवियस वाले क्लास में मैंने इस ग्राफ को आपको बताया था, तो इक्वेशन एक रह गया था बताने का, तो उसे हम लोग देख लेते हैं कि वो कैसे क्या है। देखो, इसका जो भी इक्वेशन होगा ना वो इस तरीके से होगा। ये है इसका इक्वेशन। अब अगर आपको समझ में अगर आता होगा, नहीं भी आता होगा तो मैं समझा देती हूँ। देखो, ये है आपका y, ये है आपका y इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स प्लस सी। समझ गया ना, प्लस माइनस। तो ये जो है, ये है आपका y, मतलब ये y एक्सिस पे है। ये रूट सी है जो है, ये आपका x एक्सिस पे है। ये जो a है, ये क्या है आपका स्लोप, और ये क्या है आपका इंटरसेप्ट। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये आपको दिख रहा है ना इंटरसेप्ट, समझ में आया? तो ये है आपका इंटरसेप्ट जिसको हम लोग कहते हैं बाय इंटरसेप्ट, और इसका वैल्यू क्या है, ये ना। इसीलिए मैंने इस बाय इंटरसेप्ट को इससे रिप्रेजेंट किया। समझ गया ना? जिसको नहीं समझा फिर से एक बार देखो फटाक से। ये है आपका y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पे आपका ये वाला है, एक्स एक्सिस पे आपका ये वाला है। ये है आपका स्लोप, और स्लोप के साथ में नेगेटिव साइन क्यों आया है? अगर स्लोप ऐसे जाता है तो हम लोग स्लोप का वैल्यू क्या बोलते हैं, पॉजिटिव। और अगर स्लोप ऐसा आता है तो हम लोग स्लोप का वैल्यू क्या कहते हैं, नेगेटिव। अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इसका स्लोप कैसा है, ऐसा है, मतलब ऐसा है, मतलब क्या है, नेगेटिव। इसलिए इसका वैल्यू यहाँ पे क्या आया है, माइनस। ठीक है, और ये जो है ये क्या आपका वाई इंटरसेप्ट दिख रहा है ना, तो इसका वैल्यू क्या है, ये, इसलिए इसका वैल्यू। अब समझ लो दो बातें यहाँ पे। पहली चीज ये है कि जो भी ये है इसको हम लोग कहते हैं, दो इससे इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे ये लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ये है आपका मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इसी को हम लोग एक और इससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वर्ड्स अलग अलग आएंगे, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या होता है। इसी को हम लोग कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन। इसी को हम लोग लिखते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। समझ गया ना? ये इनका, इसको मतलब इसको, समझ गया ना? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और एट जीरो कंसेंट्रेशन, इसलिए मैंने यहाँ जीरो लिखा है, या फिर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। अब हम लोग देखते हैं हमारे आज के टर्म को, जो है आपका कोहल-रोसेस लॉ। कोहल-रोसेस लॉ को देखते हैं। ये लॉ काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा न्यूमेरिकल आता है, हमेशा। और लॉ बहुत ज्यादा इजी है। सबसे पहली चीज तो ये है, देखो क्या हुआ था ना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैं कंसेंट्रेशन बता सकती हूँ बाय एक्सट्रापोलेशन, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट को मैं कभी भी कंसेंट्रेशन नहीं एक्सप्लेन कर सकती। तो मुझे वीक इलेक्ट्रोलाइट का भी तो कंसेंट्रेशन पता होना चाहिए ना। इसलिए कोहल-रोसेस नाम के साइंटिस्ट ने एक लॉ को प्रोड्यूस किया, जिसको कहते हैं कोहल-रोसेस लॉ, जिसने हमें बताया वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो कोहल-रोसेस लॉ जो होता है, इसने हमें बताया है हाउ टू डिटरमाइन द कंसेंट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसलिए इस लॉ को कहा जाता है कोहल-रोसेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। ठीक है, अब देखो इस लॉ का कहना क्या है, लॉ के नेम में ये छुपा है। अगर मैं लेती हूँ ना ये, इसी का मतलब ये हुआ, समझ गया ना? देखो लॉ ये कहता है कि हर एक आयन, चाहे कटायन हो चाहे अनायन हो, वो हमेशा कंट्रीब्यूट करता है इंडिपेंडेंटली, ठीक है, टू द मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी को चाहे कटायन हो चाहे अनायन हो, मतलब हर एक आयन अपना इंडिपेंडेंट कंट्रीब्यूशन दिखाता है मोलर कंडक्टिविटी को। इसलिए इस लॉ का नाम है कोहल-रोसेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन। समझ गया ना? अब समझ लो इसके टर्म्स को। जो भी आपका यहाँ पे n प्लस है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कटायन। जो भी आपका n माइनस है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनायन। और जो भी आपका ये है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कटायन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अनायन। लॉ समझ में आ गया ना सबको? और इसको हम लोग क्या कहते हैं, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसेंट्रेशन, और मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। समझ गया ना कोहल-रोसेस लॉ?
अब कोल-रोशस लॉ इंपॉर्टेंट नहीं, कोल-रोशस लॉ के एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं हम लोग कैसे। देखो एप्लीकेशंस ऑफ कोल-रोशस लॉ। सबसे पहली चीज ये है, अगर मुझे निकालना हो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया कि NaCl क्या है, नमक, मतलब अपना सॉल्ट है। अगर मुझे निकालना हो तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, दिस इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस। समझ गया ना, बस यही वाला चीज है। ये था आपका NaCl का, तो मैंने यहाँ लिखा है आपका NaCl। इसका मतलब क्या हुआ है, कटायन प्लस अनायन, कटायन प्लस अनायन। तो ये क्या है आपका कटायन और ये क्या है आपका अनायन। अगर आप देखते हो चार्ज को, तो Na के ऊपर में भी कौन सा चार्ज होता है, +1 चार्ज, और Cl के ऊपर में कौन सा चार्ज होता है, -1 चार्ज। तो समझ जाओ मैंने इसको यहाँ 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई किया। तो ये 1 क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कटायन, और ये 1 क्या है आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनायन। ये हो गया आपका Na प्लस, और ये हो गया आपका Cl माइनस, और ये हो गया आपका Na। निकल गया इस तरीके से। मैं लेती हूँ अब KCl का, तो KCl का कैसा निकलेगा, लैम्डा ऑफ K प्लस प्लस लैम्डा ऑफ Cl माइनस। लेकिन एक और बात क्या है कि K प्लस के ऊपर में, K के ऊपर में चार्ज क्या होता है प्लस, और Cl के ऊपर में 1, तो यहाँ पे भी 1 और यहाँ पे भी 1। समझ गया ना। अब तीसरे एग्जाम्पल को थोड़ा सा ध्यान से देखो। अगर मुझे लेना हो BaOH2 का, ठीक है, तो इसका कैसे निकलेगा BaOH2, तो इसका भी कैसे हो जाएगा, देखो लैम्डा ऑफ प्लस, मतलब ये क्या आपका हो जाएगा Ba2 प्लस प्लस लैम्डा ऑफ OH माइनस। अब थोड़ा सा ध्यान दो, अगर आप इसको देखते हो ना, जब भी आप बात कर रहे हो ना AB2 की और AB की, थोड़ा ध्यान दो, जब मैं बात कर रही हूँ AB टाइप के सॉल्ट की, इसका मतलब ये हुआ कि A के ऊपर में कौन सा चार्ज है +1, और B के ऊपर में कौन सा चार्ज है -1। लेकिन जब मैंने बात की है AB2 टाइप के सॉल्ट की, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी A के ऊपर में चार्ज है वो क्या है आपका 2 प्लस, और B के ऊपर में चार्ज कौन सा है आपका 1 माइनस। समझ में आया क्या, क्योंकि देखो ये AB2 है, इसका मतलब ये है A1B2। तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, इस 2 को इसके ऊपर लेके जाओ और इस 1 को इसके ऊपर लेके जाओ, वही उसका चार्ज है। मतलब ही A के ऊपर में +2 चार्ज है और B के ऊपर में 1 माइनस चार्ज है। समझ गया ना। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ BaOH2, अगर मैं BaOH2 को भी इसी तरीके से लिखना चाहूँ BaOH2, इसका मतलब ये हुआ कि Ba के ऊपर में कौन सा है 1, और OH के पास में कितना है 2, ये जो 2 है इधर है, ये जो 1 है इधर। इसका मतलब Ba जो है ये क्या है +2, और OH क्या है -1। समझ गया ना, OH के ऊपर चार्ज है -1 और Ba के ऊपर में चार्ज है +2। तो Ba के ऊपर में चार्ज है +2, OH के ऊपर है -1। समझ गया। अब मुझे लिखना है नंबर ऑफ मोल्स, तो मेरे को पता होना चाहिए कि यहाँ पे इस Ba के नंबर ऑफ मोल्स कितना है, एक ही है, तो ये एक। लेकिन अगर आप OH को देखते हो तो ये कितने हैं आपके 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। समझ गया ना। फिर से देखो Ba के, यहाँ पे Ba कितना है 1 है, इसलिए इसके नंबर ऑफ मोल्स भी कितने हैं 1। लेकिन OH कितने यहाँ पे 2 है, इसलिए इसके नंबर ऑफ मोल्स क्या है 2। और चार्ज तो आपको समझ में आ गया कैसे आया है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं Na2SO4 को। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ वाले एग्जाम्पल को, जो है आपका Na2SO4। अगर मुझे Na2SO4 का निकालना है तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ Na2SO4। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं, देखो क्या बोला गया है Na2SO4, इसका मतलब ये हुआ, अगर आप देखते हो तो ये SO4 कुछ इस तरीके से। अब अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका 1 है। अब समझो, ये जो है ये आपके Na के ऊपर में चार्ज कितना आएगा आपका 1 प्लस, और SO4 के ऊपर में आपका चार्ज कितना आएगा 2 माइनस। समझ गया ना, 2 माइनस। अब मुझे एक बात बताओ, आपके Na कितने हैं 2, और आपके SO4 कितने हैं
1। समझ गया ना? फिर से देखो, जिसको नहीं समझा, Na2SO4 है, ये जो 2 है ये SO4 के ऊपर का चार्ज हो गया, और ये जो 1 है ये Na के ऊपर का चार्ज हो गया। Na कितने हैं? 2, तो 2 से मल्टीप्लाई किया। SO4 कितने हैं? 1, तो 1 से मल्टीप्लाई किया। तो बस मैं इसका भी ऐसे लिखूंगी, कैसा आ जाएगा? लैम्डा ऑफ Na +1 प्लस लैम्डा ऑफ SO4 2 माइनस, लेकिन Na कितने हैं आपके? 2, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, और SO4 कितना है आपका? 1, इसलिए मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया। अब ये तो हो गया डायरेक्ट, लेकिन अगर आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा जाए, जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल्स हम लोग सारे इस टॉपिक के एक साथ लेंगे, इससे न्यूमेरिकल्स का आपको टेंशन लेने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में। समझो, अगर आपको पूछा गया हो मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपको याद आने के लिए मैं बता देती हूँ कि एसिटिक एसिड जो होता है वो क्या है आपका? वीक एसिड, मतलब भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना? वीक एसिड का एग्जांपल था ना वीक इलेक्ट्रोलाइट, और उसका हम लोग कंसेंट्रेशन डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम लोगों ने पोलरोसिस लॉ की हेल्प से उसका कंसेंट्रेशन डिटरमाइन किया है। अब हम लोग देखते हैं इसको। अगर मुझे गिवन दिया है क्वेश्चन में, मुझे क्वेश्चन में दिया गया है ये वाली चीज, CH3COO माइनस मुझे दिया है, मतलब Na दिया है, CH3CONA, और मुझे उसी के साथ साथ दिया है, ले लो NaCl, और मुझे उसी के साथ में दिया है HCl। ठीक है, मुझे ये तीनों का वैल्यू दिया गया है, और मुझे पूछा क्या गया है? एसिटिक एसिड का। तो मैं कैसे निकालूंगी वो थोड़ा देखो। देखो उसको कैसे निकालेंगे ना, इसको हम लोग निकालेंगे इस तरीके से, एसिटिक एसिड। अगर आप ध्यान से देखते हो, इसी का मतलब क्या हुआ? इसमें है आपका CH3COO माइनस, और इसमें आपका क्या है? H प्लस, है ना? तो मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना, मुझे चाहिए CH3CO माइनस, वो मुझे कहाँ से मिलेगा? यहाँ से मिलेगा, इसलिए आ जाएगा लैम्डा प्लस ऑफ CH3COON, क्योंकि यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है? CH3CO, और साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए? मुझे H भी चाहिए, इसका मतलब मैं इसको लूंगी यहाँ पे, प्लस ऑफ HCl, तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है? H। तो मेरा वर्क कंप्लीट हो गया। मुझे चाहिए था एसिटिक एसिड, मतलब CH3CO और H, तो मुझे CH3CO इससे मिल जाएगा, और H मुझे इससे मिल जाएगा। दिख रहा है ना H? अब काम की चीज क्या है ना, मुझे ये Na नहीं चाहिए, मुझे ये Cl भी नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? Na को और Cl को माइनस करूंगी, तो ये जो Na है उससे मेरा ये वाला Na कट जाएगा, और ये जो Cl है इससे मेरा ये वाला Cl कट जाएगा, और मुझे फाइनली इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एसिटिक एसिड मिल जाएगा। समझ गया ना? जिसको नहीं समझा है वो रिप्ले कर लेना एक बार। अब हम लोग देखते हैं उसी तरीके से AgI का। अगर मुझे दिया गया हो क्वेश्चन में, सेकेंड, जिसको नहीं समझा है वो देख लो, AgI का भी समझ जाएगा। AgI का मुझे निकालना है। मुझे दी गई है 3 चीजें आपको, ठीक है? कौन सी 3 चीजें दी गई है देखते हैं। मुझे इसमें दिया गया है लैम्डा ऑफ, ले लो आपका, मुझे दिया है AgNO3, मुझे साथ ही साथ दिया है आपका NaNO3, और मुझे साथ ही साथ आपका दिया गया है H NaNO3 NaI। ठीक है, ये 3 चीजें मुझे दी गई है, तो बस मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ देखना है। मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए Ag और I। ठीक है ना? तो देखो कैसे निकालेंगे। मुझे चाहिए AgI का, इसका मतलब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए Ag और मुझे चाहिए I। तो मैं क्या करूंगी? Ag मुझे चाहिए, मतलब मुझे Ag कहाँ से मिलेगा? यहाँ से, तो मैं लिखूंगी AgNO3। मिल गया मुझे यहाँ से Ag, मिल गया। अब मुझे और क्या चाहिए? मुझे चाहिए I, तो मुझे I यहाँ से मिलेगा, दिख रहा है ना? तो मैंने यहाँ पे लिया है Na, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया? मेरा I मिल गया। अब मुझे क्या नहीं चाहिए? मुझे ना यहाँ पे NO3 चाहिए, ना मुझे यहाँ पे Na चाहिए। मुझे AgI चाहिए था, Ag और I मिल गया, बट ये दोनों मुझे नहीं चाहिए। इसलिए अब मैं क्या करूंगी? ये जो NaNO3 इसको लिखूंगी, लेकिन मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगी? माइनस। माइनस करने से क्या हो जाएगा? ये NO3 से ये वाला NO3 कैंसिल हो जाएगा, और ये Na से ये वाला Na कैंसिल हो जाएगा, और मुझे मिल जाएगा AgI। समझ गया ना? इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये चीज समझना बहुत जरूरी है, किसको प्लस करना है, किसको माइनस करना है। अब हम लोग देखते हैं और 2 चीजों को, एक है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, और एक है आपका जो भी सेल कांस्टेंट है, देख लेते हैं इसको। ठीक है,
देखो, काम की चीज ये थी, वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन मैं नहीं निकाल सकती, इसलिए मैंने कोहलर-रोसेस लॉ की हेल्प से वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन निकाल लिया है। लेकिन अब मुझे वो कंसंट्रेशन निकाल के मीनिंग क्या हुआ, हेल्प क्या मिली? तो हेल्प उससे ये मिली है, देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैंने निकाला कंसंट्रेशन और इसका कोरिलेशन क्या था, तो ये मुझे कैसे मिल रहा है, यूजिंग कोहलर-रोसेस लॉ। लेकिन ये निकाल के मैंने क्या उखाड़ा है, तो काम की चीज ये है कि एक होता है मेरा टर्म जिसका नाम है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ अल्फा से। इसका मतलब होता है लैम्बडा अपॉन दिस, समझ गया ना, दिस अपॉन इंफिनिटी वाला, समझ गया। तो ये जो टर्म है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, जो मैंने निकाला है कोहलर-रोसेस लॉ की हेल्प से, वो मुझे यहाँ पे इस वैल्यू में डालने के बाद मुझे उससे क्या मिलेगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मतलब कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट होता है वो मुझे इससे समझ में आएगा, समझ में गया ना, समझ गया ना। तो ये होता है आपका मोलर कंडक्टिविटी, और ये क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन और मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, समझ गया। अब एक चीज ये होती है, आपका होता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बी से, इसका मतलब होता है बी इज इक्वल टू एल अपॉन ए, मतलब लेंथ ऑफ इलेक्ट्रोड अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोड। और इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आपका के बाय आर, के इंटू आर, के इंटू आर से भी। तो ये हो जाएगा आपका कंडक्टिविटी, प्रीवियस वाले क्लासेस में बताया सारा, और ये होता है आपका रजिस्टेंस। क्योंकि कभी कभी आपको लेंथ और एरिया देके ये पूछेगा, या फिर कभी कभी ये डायरेक्टली देगा, और कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपको ये दे दिया जाए, ये तो आपको पता होना चाहिए, मेरे को मल्टीप्लाई करके आपको ये चीज ऑब्टेन की। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज टू लाइक एंड शेयर माय चैनल, थैंक यू।